आज मैं आपके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। इस विषय पर यदि आपको ये विचार अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने प्रकृति का नाम लिया। हम सामान्य आदमी तो प्रकृति इस भूमि और इस आवरण को ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति का अर्थ सतोगुण, सतोगुण कहते हैं प्रकाश का करने वाला, रजोगुण ने प्रकाश करने वाला, तमोगुण आवरण करने वाला। जब ये तीनों गुण समान रहते हैं तो उस दशा का नाम प्रकृति है। वर्तमान दशा में सतोगुण तमोगुण का परस्पर विरोध है। इस समय जिस शरीर में सतोगुण का वास होता है तो वह तमोगुण का वास नहीं हो सकता, परंतु कारण अर्थात परमाणु की दिशा में एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं। ये दोनों पास पास रहते हैं। अब उस प्रकृति के महत्व अर्थात मन उत्पन्न होता है और मन से अहंकार, और अहंकार से 5 सूक्ष्म तन मात्राएं जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और शब्द आदि उत्पन्न होते हैं। उनसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ये 5 तन मात्राओं से 5 भूत अर्थात पृथ्वी, तेज, अप, वायु, आकाश होते हैं। जब इनसे जीव और ब्रह्म मिल जाते हैं तो 25 गण बन जाते हैं। अब मैं उस चर्चा को थोड़ा सा फिर करना चाहूंगा। ये तो खाली मैंने प्रकृति की परिभाषा दी और विषय भी ये लिया कि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। जब मानव अपना या जब मानव के द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है तब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है। प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। प्रकृति का अपना नियम है। परमात्मा ने प्रकृति की रचना को फिर सारी सृष्टि का नियम बनाया। परमात्मा ने सबसे पहले इस प्रकृति की रचना की और फिर उसकी सारी की सारी सृष्टि के लिए नियम बनाए और प्रत्येक को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा। सृष्टि में प्रत्येक चीज गतिमान है, प्रत्येक चीज का जन्म होता है, जवान होती है और प्रलय हो जाता है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव प्राणी और ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज
समान रूप से अपने अपने नियम पर कार्य कर रही है। परमात्मा ने प्रत्येक चीज का मेल भी किया है, प्रत्येक चीज एक दूसरे की सहायक है, प्रत्येक की जिम्मेदारी दी गई है। वे प्रकृति का संतुलन बनाए रखेंगे और अपना अपना धर्म की पालना करेंगे। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल में जो भी व्यवस्थाएं हैं अपने नियम पर काम कर रहे हैं और गतिमान है। आप पृथ्वी को देख रहे हैं, अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी की गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी धुरी पर घूम रही है। उसी के कारण नियम से दिन और रात, गर्मी और सर्दी बन रही है। पृथ्वी अपना धर्म निभा रही है, सूर्य अपना धर्म निभा रहा है। पृथ्वी की गति या दिशा में कुछ परिवर्तन आ जाए तो उसी समय प्रलय हो जाएगा, क्योंकि नियम का उल्लंघन हुआ है। पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, तारे सभी टकरा जाएंगे और जो भी ग्रह उपग्रह आपस में टकराएगा उसी के नियम और स्थिति में परिवर्तन होगा और दूसरी स्थिति धारण कर लेगा। हम देख रहे हैं मानव ने खोज के नाम पर ओजोन गैस का अधिक प्रयोग किया। अधिक प्रयोग होने से उत्तरी ध्रुव की तरफ ओजोन गैस की परत पतली पड़ गई और ओजोन गैस की परत पतली पड़ने से सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर घातक प्रभाव डालती हैं उनका आने का खतरा बढ़ गया। प्रत्येक मानव प्राणी खतरे से डर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मानव ने प्रकृति नियम के साथ छेड़छाड़ की है, गैस का अधिक प्रयोग किया है। अब प्रकृति अपनी पूर्ति के लिए दूसरा नियम धारण करेगी और अपना संतुलन बनाएगी। जैसे हम देख रहे हैं, वैज्ञानिकों के तथ्यों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि किन्हीं कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी कमी आ जाए तो प्रकृति उसकी स्वयं पूर्ति करेगी और अपनी पूर्ति के लिए नियम धारण करती है। चाहे जंगलों में आग लगे, चाहे पशुओं के मरने, गलने, सड़ने से पूर्ति हो, प्रकृति अपनी पूर्ति करती है। पूर्ति नहीं होगी तो तांडव होगा और जो जनता को सहना पड़ेगा। अध्ययन से पता चलता है कि जापान देश के लोग अपने भोजन के रूप में मेंढक का प्रयोग करते थे और उन्होंने लगभग मेंढकों को खा डाला। धीरे धीरे मेंढक खत्म होने के कगार पर चले गए। जैसे जैसे जापान के अंदर मेंढक कम हो रहे थे तो वहां मच्छर बढ़ रहे थे
माछरों ने पूरे जापान में कोहराम मचा दिया। वैज्ञानिकों ने कारण को जानना चाहा तो पता चला कि मच्छर पानी पर बैठते हैं और मेंढक उनको खाते थे। जापान के वैज्ञानिकों ने इस बात का भी अध्ययन किया कि जब तक मेंढक नहीं होंगे तो ये मच्छर कम नहीं हो सकते, और वो मच्छर जापान की जनता को न घरों में और न बाहर कहीं सुरक्षित नहीं रख रहे थे। अब वहां वैज्ञानिकों ने योजना बनाई और मेंढकों को पुनः पैदा करना पड़ा, और जैसे जैसे मेंढक अस्तित्व में आते गए मच्छर कम होते चले गए। ये सारा संतुलन प्रकृति ने स्वयं बना रखा है। हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि वायुमंडल को शुद्ध करने में मक्खी, कीट पतंग, सर्प, सुअर, भूंड, गीद आदि का हम प्रतिदिन प्रयोग को देखते हैं। ये सारी पृथ्वी के वायुमंडल को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। ये सब अपने अपने तरीके से वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं। इन सब का अपना नियम है। सर्प वायुमंडल में से जहरीली गैस को खाता है, मक्खी गंदगी को खाती है और जहरीली गैस का सेवन करती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चींटी, मकोड़े, चूहे को देखते हैं, ये भूमि में अपना रहने का बिल बनाते हैं और भूमि को नरम बनाते हैं। भूमि के नीचे पानी का संतुलन बनाने का काम करते हैं। इसी नरम की गई भूमि से पानी अंदर जाता है। यह प्रकृति का ही संतुलन है। एक बार मैं अध्ययन कर रहा था, पढ़ते पढ़ते एक वैज्ञानिक का प्रयोग सामने आया और वो जनसंख्या संतुलन का अध्ययन कर रहा था। वैज्ञानिक एक टापू पर जाता है जिसका क्षेत्रफल 60 एकड़ भूमि का है। उसके ऊपर जाकर के 4 कपल नर और मादा हिरणों को छोड़ता है। वे हिरण प्रकृति में स्वयं उपजे घास फूस को खाकर जीवित रहते हैं, प्रसन्नता से जीवन यापन करते हैं। धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, अधिक भोजन की आवश्यकता है, फिर स्वयं पूर्ति नहीं हो पाती। उनकी भोजन पूर्ति के लिए आधुनिक साधन अपनाए जाते हैं। खाद, दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अधिक से अधिक हिरणों का चारा पैदा किया जाता है। दूसरी तरफ हिरण भी शिकारी 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 264 और 528 हो जाते हैं। इनका भोजन निर्वाह उसी प्रकार से किया जाता है। भूमि की उर्वरता स्वयं की खत्म हो जाती है। केवल आधुनिक खाद और दवाइयों से भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा रही है। उसमें प्रकृति के द्वारा दी जाने वाली उर्वरता नहीं रही। प्रकृति के पूर्ण गुण नहीं रहे। जो हिरण इसका प्रयोग कर रहे थे उनकी शारीरिक अक्षमता भी घटती चली गई और शरीर के अंदर अश्लीलता की ग्रंथि
जिस ग्रंथि का नाम एड्रिनल है, वो ग्रंथि बढ़ती चली गई, प्रजनन क्रिया बढ़ गई। अब हिरणों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया। नर हिरण जो अक्षमता में अधिक था, ताकत जिसके पास अधिक थी, वह कमजोर हिरणों को मादा हिरणों से दूर भगाने लगा। कमजोर हिरण बार बार प्रयत्न कर रहे थे, संघर्ष जारी हो गया। ताकतवर नर हिरणों ने मादा हिरण और बच्चों को मारना शुरू कर दिया। टापू पर देखा गया कि 6 वर्ष में 4 नर मादा हिरण से 564 हिरण बन गए थे। लेकिन अब हिरणों की जनसंख्या घटनी शुरू हो गई। स्वयं हिरण एक दूसरे को मारने लगे। नर हिरण मादा हिरण और बच्चे हिरणों को मार रहा था। देखते देखते जनसंख्या 2 वर्ष में 60 रह गई। इसमें वैज्ञानिक अपने लेख के अंदर लिखता है कि प्रकृति सभी को भोजन पूर्ति और व्यवस्था स्वयं करती है, और यदि हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका कारण बनता है और प्रकृति संतुलन बनाती है। आप इसे मानव प्राणी पर देख सकते हैं। जब जनसंख्या कम थी, बिना खाद और दवाइयों के भोजन उत्पन्न करते थे। खाना शरीर के लिए ताकतवर था, स्वस्थ रखता था। मानव में शक्ति भी थी, सहनशीलता थी, अक्षमता थी। जब से हमने अधिक अन्न पैदा करने की होड़ लागू कर दी, अधिक से अधिक खाद और दवाइयों का प्रयोग शुरू कर दिया, अन्न की गुणवत्ता में अंतर आ गया। न तो भोजन का स्वाद रहा और ना ही गुणवत्ता रही। मानव का प्रकृति के प्रति भाव बदला तो पृथ्वी में भी गुणवत्ता बदल ली। यह सिद्धांत सब पर लागू होता है। परमात्मा द्वारा रचाई गई प्रत्येक चीज समान है। हर चीज का अपना स्थान और अपना महत्व होता है। यदि किसी पहलू पर अंतर आता है तो दूसरे पहलू के ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। यह सब आप देख सकते हैं। जो बात कल सत्य थी वो आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगी। और जो कल सत्य नहीं थी वो आज भी सत्य नहीं और कल भी सत्य नहीं होगी। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि प्रकृति ने जो नियम बनाया है उसके साथ हम किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना करें। और तो हर चीज लगभग अपने नियम पर है। पृथ्वी अपनी गति नियम अनुसार करती है, चंद्रमा अपने अनुसार करता है, सौर मंडल के सभी ग्रह उपग्रह, तारामंडल और दूसरी चीजें अपने नियम से अपनी गति करती हैं, दूसरे काम करती हैं। पेड़ पौधे भी अपना धर्म को नहीं छोड़ते। ये पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं।
अपना फल देते हैं, औषधि देते हैं, अपने धर्म के ऊपर डटते हैं। जीव जंतुओं को भी देखिए, गाय भैंस को ही देख लीजिए। गाय भैंस अपने धर्म को निभाती हैं, पक्षी अपने धर्म को निभाते हैं, जीव जंतु अपने धर्म को निभाते हैं, कीट पतंग अपने धर्म को निभाते हैं। जब वो सब कुछ अपने धर्म को निभाते, अपना रास्ता नहीं छोड़ते, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो मानव प्राणी जिसको हम सभ्य प्राणी कहते हैं, तो ये छेड़छाड़ क्यों करता है? और छेड़छाड़ करता है तो उसे इस बात का भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति ने तो इसका संतुलन करना है। आओ हम प्रकृति के रहस्य को जाने और इसको अपने जीवन में अपनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम।